हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। आज ही न्यूज़ आई थी कि हमारा इंडिया का जो करंट अकाउंट है वो डिफिसिट में हो सकता है 2022 में। तो इसको हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे कि करंट अकाउंट होता क्या है, करंट अकाउंट डिफिसिट क्या होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। ये सारा कुछ हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल से, क्योंकि ये जो टर्म्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, मेनली बैंकिंग के। तो इस लेक्चर को आप पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला है। तो आपका लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो कि 1-on-1 काउंसलिंग का। आपके जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वारीज हैं या फिर कन्फ्यूजन है, जो भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, उनको आप हमारे 1-on-1 काउंसलिंग के द्वारा दूर कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे ये सेशन होगा, तो इस सेशन को ज़रूर बुक कीजिएगा। और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारी वेबसाइट proxygan.com को विज़िट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर लेक्चर चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इंडियाज़ करेंट अकाउंट इज़ लाइकली टू टर्न टू ए डेफिसिट इन फाइनेंशियल ईयर 2022 with rising domestic demand resulting in higher import growth compared to that of the export, while the escalated global commodity prices could push the import bill upwards. तो इंडिया का जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट इज़ नथिंग बट जो भी हमारे इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स होते हैं उस अकाउंट से, जहां हम लोग इंटरनेशनली दूसरे देशों से डील करते हैं, उसको हम लोग करंट अकाउंट बोलते हैं। करंट अकाउंट जो है हमारा डिफिसिट में हो सकता है। इसका मतलब है कि जो इंपोर्ट्स होते हैं उनके प्राइसेस बढ़ सकते हैं और एक्सपोर्ट्स की जो भी प्राइसेस या डिमांड है वो कम हो जाती है। तो करंट अकाउंट डिफिसिट हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 2022 में विद राइजिंग डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंपोर्ट्स एंड व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ द एक्सपोर्ट्स। तो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो हैं, दूसरे देशों के जो भी प्राइसेस जो हैं जहाँ से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वहाँ के प्राइसेस बढ़ने के कारण हमारी इंडियन रुपी वैल्यू पर भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। इससे जो है इंपोर्ट के जो बिल्स होते हैं वो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ द एक्सपोर्ट। उसके बाद है द करेंट अकाउंट वॉज एट ए सरप्लस रेट। हमारा करेंट अकाउंट जो है हमारा वो सरप्लस में था, मतलब मोर देन एवरेज था, जिससे 6.5 बिलियन था या फिर 0.9% ऑफ जीडीपी था इन द जून क्वार्टर फ्रॉम ए डिफिसिट ऑफ 8.1 बिलियन इन मार्च क्वार्टर। तो हमारा करंट अकाउंट जो है इंडिया का वो सरप्लस में था व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ मार्च में, जब 8.1 बिलियन का डिफिसिट था, उससे जून में जाकर इम्प्रूव हो गया था, मतलब सरप्लस हुआ था, 0.9% तक इम्प्रूव हुआ था। 6.5 बिलियन जो है सरप्लस था, लेकिन बाद में फिर से कुछ कारणों की वजह से कहते हैं कि जब फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया का जो करंट अकाउंट है वो फिर से डिफिसिट में जा सकता है। तो ब्रोकरेज हाउसेस एंड इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट्स हाउएवर प्रिडिक्टेड करंट अकाउंट टू जीडीपी रेशियो टू बी बैक टू ए डेफिसिट ऑफ 0.9 to 1.1% इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो जो भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं, जो भी इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट्स हैं जो कि प्रिडिक्शन करती हैं आने वाले समय के लिए, जैसे एडीबी हो गया, कई सारे इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं प्रिडिक्ट करती हैं कि किसी भी कंट्री का इंपोर्ट गिर सकता है या एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, उनका डिफिसिट हो सकता है या फिर जीडीपी ग्रोथ कैसी होगी, ये सारा कुछ वो लोग प्रिडिक्ट करते हैं। तो इंडिया का जो प्रिडिक्शन आया है कि फिर से जो है हमारा करंट अकाउंट जो है वो डिफिसिट में जा सकता है। जैसे अब फिलहाल जून तक तो सरप्लस में था, लेकिन अब फिर से डिफिसिट में जा सकता है फाइनेंशियल ईयर 2022 में 0.9 to 1.1% तक ये डिफिसिट में जा सकता है। तो थोड़े इकोनॉमिस्ट्स ने कहा है कि वी सी ए ग्रेजुअल रिकवरी, लेकिन हम लोग ग्रेजुअल रिकवरी भी देख रहे हैं एंड एलिवेटेड कमोडिटी प्राइसेस प्रेशराइजिंग द इंपोर्ट बिल। तो हमारी थोड़ी सी ग्रेजुअल रिकवरी भी हो सकती है और हमारे कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो भी कम हो सकते हैं। वी एक्सपेक्ट इम्पोर्ट ग्रोथ एक्सीडिंग एक्सपोर्ट ग्रोथ, लेकिन जो है हमारे इम्पोर्ट ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ द एक्सपोर्ट ग्रोथ। तो इससे चिंताजनक बात हो सकती है कि हमारे जो भी करंट अकाउंट है वो डिफिसिट में जा सकता है। वाइल द हायर लॉसेस इन ऑयल लेड टर्म्स ऑफ ट्रेड implies that the current account to GDP will be back to a deficit in financial year 2022।
तो ऑयल के जो भी प्राइजेस हैं वो बढ़ने के कारण, क्रूड ऑयल के जो भी प्राइजेस हैं वो बढ़ने के कारण हमारा करंट अकाउंट जो है वो फिर से डिफिसिट में जा सकता है 2022 में। एनालिस्ट्स एट कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़, जो भी कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के जो भी प्रेडिकेटर्स हैं, एनालिस्ट्स हैं, वो कहते हैं कि एक्सटर्नल सेक्टर जो है टू फेस रिस्क्स फ्रॉम फर्दर वाइडनिंग ऑफ द ट्रेड डिफिसिट एंड नॉर्मलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, escalating energy prices and reversal of accommodative policies across major developed markets। तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के जो भी एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो ज़्यादातर इससे इनको रिस्क मिलेगा, क्योंकि उनके जो भी है ट्रेड डिफिसिट है वहाँ ही ज़्यादा होने के चांसेस हैं, और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं नॉर्मल होने के बावजूद भी जो भी ट्रेड डिफिसिट है वो एक्सटर्नल सेक्टर पे ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं, अकोमोडेटिव पॉलिसीज़ जो होते हैं हमारे मार्केट के वो रिवर्स हो सकते हैं, लाइक ऑपोजिट बदल सकते हैं। जो भी मेजर डेवलप्ड मार्केट्स होने के बावजूद भी ये सब हमारे कारण हो सकते हैं। ये कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था। पिकअप इन द डोमेस्टिक डिमांड amid improving vaccination drive and plateauing global demand is expected to widen the trade deficit further in financial year 2022। फिर हमारे पास डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ा हुआ है, हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव है वो भी बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी ट्रेड डिफिसिट बढ़ने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। विद ब्रेंट एक क्रूड ऑयल की कंपनी है जो $71.5 पर बैरल लेती है व्हेन कंपेयर टू द टॉप दी $66 पर बैरल लेती थी अर्लियर। तो इसमें प्राइस इंक्रीज़ होने के कारण ये, अगर क्रूड ऑयल में एक बार प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो वो कई सारे पूरे कमोडिटीज़ पर पूरी तरह से इफेक्ट होता है। तो वी रेज अवर फाइनेंशियल 2022 GDP एस्टिमेट टू 1.1%। हावेवर हेल्दी कैपिटल फ्लोस विल इंश्योर फाइनेंशियल ईयर 2022 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिमेन्स ए सरप्लस ऑफ 48 बिलियन। तो हमारे जैसे ब्रेंट कंपनी के जो भी पर बैरल के प्राइस जो हैं वो बढ़ चुके हैं, जैसे $71.5 पर बैरल हो चुके हैं $66 पर बैरल से। तो इससे जो है हमारी GDP 1.1% जो है वो रेज होने के चांसेस हैं। फिर भी हमारे जो कैपिटल फ्लोज जो हैं वो हेल्दी हैं, और हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो हैं वो भी सरप्लस में है 48 बिलियन तक। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, हमारे जो भी दूसरे देशों के साथ इंटरनेशनली हमारे ट्रांसैक्शंस होते हैं, मनी आउटफ्लो हो गया, मनी इनफ्लो हो गया, ये सारे कुछ ट्रांसैक्शंस जो है हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं उनको। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस मतलब हमारे पास ज़्यादा इनफ्लो हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट या फिर डेबिट, इसको हम बोलते हैं मनी जो है आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है। फिर भी हमारे पास अच्छी बात यह है कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है सरप्लस में चल रहा है 48 बिलियन तक। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस would help Reserve Bank of India boost its foreign exchange reserves, which currently stands at nearly 639 billion, said Barclays. Though liquidity considerations could force the central bank to divert some of the spot flows into its forward book. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है सरप्लस होने के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इससे कई ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, क्योंकि अगर हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा है तो हमारे लिए वो एक कोलैटरल के जैसा काम करता है। किसी भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हमें अगर उनको हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कराना है या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए हमें वो एक कोलैटरल के जैसा या फिर हमारे लिए एसेट के जैसा काम करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर हमारा सरप्लस में चल रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो फ़िलहाल 639 बिलियन चल रहा है, बार्कलेस ने ये कहा है। फिर भी जो हमारे लिक्विडिटी कंसिडरेशंस है कि हमारे मार्केट में लिक्विडिटी कैसी है, उसको कंसिडर करते हुए सेंट्रल बैंक को जो है थोड़े से स्पॉट फ्लोज जो हैं वो डाइवर्ट करने पड़ सकते हैं। The rupee is likely to be in the range of 73-75 in the near term. Kotak said it in its report, as it sees the risks from a strong dollar and higher energy prices be partly offset by the robust capital flows based on improved investors' sentiments ahead of expected inclusion of India in global bond indices. तो हमारी इंडिया की जो रुपी है उसका वैल्यू जो है 73-75 तक हो सकता है। ये कोटक ने मतलब प्रिडिक्ट किया था कि
इतने रेंज में हमारा रुपी वैल्यू होगा, क्योंकि जो भी स्ट्रॉन्ग डॉलर की जो है वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और एनर्जी प्राइसेस जो हैं, जो भी फ्यूल या फिर ऑयल के प्राइसेस जो हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमारी रुपी की जो वैल्यू है ये 73-75 के बीच में हो सकती है। As India's economic recovery strengthens its appeal among South Asia economies, foreign portfolio and direct investment inflows are expected to continue strong, said Kshitjit Purohit, lead international and commodities at Capital Villa Global Research। तो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमिक रिकवरी है, या फिर हमारे जो भी साउथ एशियन इकोनॉमीज कंट्रीज़ के साथ हमारी जो भी रिलेशन है, हमारी जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, हमारी जो फॉरेन पोर्टफोलियो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे उनके साथ हैं, वो अभी भी अच्छे हेल्दी ही हैं। इसीलिए हमारे पर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी हमारी जो उनके साथ रिलेशन है वो कंटिन्यू स्ट्रांग ही रहेगी। और लीड इंटरनेशनल एंड कमोडिटीज़ एट कैपिटल विया ग्लोबल रिसर्च के जो भी हेड हैं क्षितिजित पुरोहित, उन्होंने ये कहा है, If the rupee breaks through the 74.5 support level, RBI intervention is likely, although it may not be forcefully because the central bank's major focus and effort is on managing excess rupee liquidity in the system। अगर हमारी रुपी की वैल्यू जो है 74.5 से अगर कम होती है तो RBI जो है इंटरवीन करेगा कि रुपी को वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए या फिर उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो फ़िलहाल तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आरबीआई का जब मेन फोकस और उनका एफर्ट जो है वो रुपी की लिक्विडिटी को कंट्रोल करना है, और उसे कैसे हम लोग एक्सेस रुपी लिक्विडिटी को कैसे मैनेज करें, और जो भी हमारी रुपी की वैल्यू है उसको गिरने से कैसे बचाएं, ये आरबीआई फ़िलहाल उनका फोकस जो है उसी पर है। द करेंट अकाउंट मेजर्स द, जैसे मैंने कहा कि करेंट अकाउंट होता क्या है। करेंट अकाउंट जो है गुड्स सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट्स जो भी हमारे इनटू एंड आउट ऑफ द कंट्री गुड्स सर्विसेज या फिर कैपिटल्स और इन्वेस्टमेंट्स जो भी है हमारे कंट्री से जाते हैं या फिर इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, उसी को हम लोग करेंट अकाउंट बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट्स ए कंट्रीज फॉरेन ट्रांसैक्शंस, हमारे दूसरे कंट्रीज़ के साथ कैसे ट्रांसैक्शंस है, फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस उसको, और जो भी कैपिटल अकाउंट है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। हमारे जो भी फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ उसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कई तरह के कंपोनेंट्स इसमें हम देख सकते हैं। There is a deficit in current account if the value of goods and services imported exceeds the value of those exported। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, जैसे इंपोर्ट की वैल्यू जब बढ़ जाती है जब एक्सपोर्ट से। इंपोर्ट इज़ नथिंग बट जब हम लोग बाहर देश से खरीदते हैं, एक्सपोर्ट इज़ नथिंग बट जब हम लोग हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर देशों में बेचते हैं। जब करंट अकाउंट डेफिसिट कब होती है, जब इंपोर्ट्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं हमारे एक्सपोर्ट से। करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट दो भी एक ही होते हैं, ऑल्सो नोन एज बजट डेफिसिट इज अ सिचुएशन व्हेन ए नेशंस एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इज रेवेन्यू। जो भी हमारी एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है, मतलब जो भी गवर्नमेंट के जब खर्चा करती है गवर्नमेंट, वो वैल्यू अगर बढ़ जाती है गवर्नमेंट को रेवेन्यू, जब गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है टैक्सेस से और डिफरेंट सोर्सेस से, उससे अगर वो बढ़ जाती है तो वो डेफिसिट कहलाई जाती है। एंड बोथ ऑफन रीइंफोर्स ईच अदर, दैट इज़ ए हाई फिजिकल डेफिसिट लीड्स टू हायर सीएडी एंड वाइस वर्सा। तो अगर फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है गवर्नमेंट में, अगर फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी ज़्यादा होगा। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, और अगर वो कम फिजिकल डेफिसिट कम है तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो जाएगा। व्हाट वुड हैपन इफ अ कंट्री स्पेंड्स मोर दैन इट्स रिजर्व्स फ्रॉम अब्रॉड। What would happen if an individual spends more than his income? अगर इंडिविजुअल को इसकी इनकम कितनी मिलती है, अगर उससे ज़्यादा वो खर्च करने लगे तो क्या होगा। He must finance the same by some other means, right? So it may be by borrowing or by selling assets। तो अगर वो अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करता है तो ऑब्वियसली वो किसी और से बोरो कर रहा है या फिर किसी और से उसको फाइनेंस मिल रहा है। एक ही मतलब इसका निकल सकता है कि वो अपने इनकम से ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो इसका एक ही मतलब होगा कि वो किसी और से पैसे ले रहा है या फिर कहीं और उसका फाइनेंस आने का सोर्स है। तो इट में भी बोरोइंग और बाय सेलिंग एसेट्स, उसके बाद जो भी एसेट्स हैं या फिर कोलैटरल है उसको वो बेच कर या फिर किसी और से बोरो कर वो कर रहा है। द सेम वे इफ़ ए कंट्री हैज़ ए डिफिसिट इन इट्स करेंट अकाउंट, इसी तरह जब भी कंट्री में अगर उनके करेंट अकाउंट में डिफिसिट है, स्पेंडिंग मोर अब्रॉड दैन इट्स रिसीव्स फ्रॉम सेल्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट मस्ट फाइनेंस इट बाय बोरोइंग अब्रॉड और सेलिंग एसेट्स। जैसे एक आदमी अपनी इनकम से ज़्यादा अगर खर्च करता है तो उसके पास डिफिसिट हो जाती है पैसे की,
तो वो क्या करता है, किसी और से बोरो करता है मनी, या फिर उसके जो एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल उसका घर जो है वो बेच देता है। इसी तरह सेम वे कंट्री के पास एक करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट में डिफिसिट हो गई है, मतलब नुकसान हो गया है, तो क्या करेगा कंट्री, दूसरे देश से वो बोरो करेगा मनी, या फिर उसके जो भी एसेट्स हैं, जो भी बॉन्ड्स, जो भी शेयर्स हैं, वो बेच सकते हैं। सो दस एनी कंट्री एनी करेंट अकाउंट डेफिसिट इज ऑफ नेसेसिटी फाइनेंस्ड बाय नेट कैपिटल इनफ्लो। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए हमारी ये नेसेसिटी बन जाती है कि हम लोग उसे नेट कैपिटल इनफ्लो से हमें उसे फाइनेंस करना है। A country could also engage in official reserve transactions, running down its reserves of foreign exchange in the case of a deficit by selling foreign currency in the foreign exchange market. But official reserve transactions are more relevant under a regime of pegged exchange rates than when exchange rates are floating. तो कंट्री जो है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांसैक्शंस में भी एंगेज कर सकते हैं, जैसे अपने जो भी फॉरेन रिजर्व्स है कंट्री के पास उसको बेच सकते हैं, या फिर अगर डिफिसिट के केस में जो है हमारी फॉरेन करेंसी जो है उसको बेच सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। लेकिन फॉरेन करेंसी को बेचने के बजाय जो भी हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स होते हैं उनको हम लोग ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ए कंट्री इज सेड टू बी इन ए बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन द सम ऑफ इट्स करेंट अकाउंट एंड इट्स नॉन रिजर्व कैपिटल अकाउंट इक्वल्स जीरो, सो दैट करेंट अकाउंट बैलेंस इज फाइनेंस्ड एंटायरली बाय इंटरनेशनल लेंडिंग विदाउट रिजर्व मूवमेंट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो भी इक्विलिब्रियम कहलाता है, ना कि डेफिसिट ना ही सरप्लस, न्यूट्रल। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कई तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, उसमें ना ही हमारी बोरोइंग ज़्यादा है ना ही हमारी लेंडिंग ज़्यादा है। जब वो इक्वल होती है तो इसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। कई सारे टर्म्स हमने आज इसमें डिस्कस किए हैं और जो भी न्यूज़ थी आज की वो हमने कवर किए हैं। तो अगले लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।